इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर को बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी तरफ मोमेंटम डायरेक्टेड होगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट पे तुमने ये एक स्टोन ड्रॉप किया, ये स्टोन 500 केजी का 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट करता है। 500 केजी का स्टोन इस बॉडी पे 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट करे, या एक मास जो 1 केजी का है वो 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट करे, तो दोनों केसेस में बॉडी सेम अमाउंट में डैमेज होगी। यहां पे स्टोन की वेलोसिटी तो बहुत कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम इसका बहुत हाई होगा। और ऐसे ही तुमने 1 केजी का स्मॉल मास लिया लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी, तो जो डैमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में वो लगभग सेम अमाउंट का डैमेज होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर रोल प्ले करेंगी, मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट लाइन में लिखो अब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब हम ये फाइंड करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि हाउ रैपिडली द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, या वॉट एवर चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी में कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, हाउ रैपिडली द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, वो डिसाइड करता है फोर्स की वैल्यू को। जो फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी रैपिडली मोमेंटम बॉडी का चेंज हो रहा है। नाउ कंसीडर दिस मास m initially moving with velocity u, and when the force is applied its velocity changes to v, and the force is being applied for time delta t। अगर इस बॉडी पे डेल्टा टी टाइम के लिए तुमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी u से v को चेंज हो गई, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होगा। ये हम यहां पर ऑब्टेन करेंगे। Any doubt, anybody? Am I audible? Yes, sir. Okay. So write down. Consider a body of mass m. Consider a body of mass m has initial velocity u and when constant force F is applied on the body for time delta t,
its velocity changes to v। बॉडी का मास m है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया, इसकी वेलोसिटी u से v चेंज हो गई और इसमें डेल्टा t टाइम के लिए प्रोसेस हुई। तो इनिशियल मोमेंटम निकालो, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि किसी चीज का जो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हो तो मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। मास तो बॉडी का चेंज हो नहीं रहा है, और फाइनल मोमेंटम जो होगा बॉडी का वो हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज P2 माइनस P1। फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करो तो चेंज आ जाता है। कोई भी चेंज निकालना है, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो। सो दिस डेल्टा P विल बी, फाइनल इज mv, इनिशियल इज mu, m टाइम्स v माइनस u। मास कांस्टेंट है। और जब किसी चीज का रेट निकालते हैं, रेट निकालने का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी चीज का जब हम चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो रेट कहलाता है। तो दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से इधर और डेल्टा टी से उधर। अगर दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सप्रेशन पे। और ये चीज है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन कहलाता है। पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। तो डेल्टा P बाय डेल्टा T, और ये डेल्टा P बाय डेल्टा T कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। m टाइम से और मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स। सो डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल टू F। इस फॉर्मूले को भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाउ रैपिडली द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप। तो एक फॉर्मूला जो क्वेश्चंस में तुम यूज करोगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, और दूसरा ये F इज इक्वल टू ma तुम्हें मालूम ही है। किसी को कोई डाउट इसमें? Then write down impulse of force, impulse
force. Impulse is equal to product of force and a small time interval for which it acts on the body. तो impulse is equal to force into time, small time for which the force is acting on the body. Impulse तुम्हें फाइंड करना है. Impulse of force is force into small time interval for which force is acting on the body. मास्क लगाओ, हम चेक करेंगे. इम्पल्स नेक्स्ट लाइन में लिखो, इम्पल्स ऑफ फोर्स gives the idea about the change in dynamical state of moving object. Change in dynamical state of moving object. Moving object की dynamical state किस तरह चेंज हो रही है, that idea will be getting about this impulse. तो इम्पल्स की एक यूनिट, एक फॉर्मूला तो ये हुआ, और इम्पल्स की जो एसआई यूनिट आएगी यहां से न्यूटन सेकेंड. और अगर कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रहा है, ये फोर्स और ये टाइम के बीच में ग्राफ, और फोर्स अगर कांस्टेंट है, यू विल बी गेटिंग द पैरेलल लाइन. कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो फोर्स जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और जो एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ आएगा, that will be giving you the impulse. This area enclosed by graph will give you the impulse. अगर मान लो तुम्हें कोई ग्राफ दे दे और इस ग्राफ से कहे कि इतने टाइम में कितना इंपल्स होगा फोर्स का, तो ग्राफ का एरिया फाइंड कर दोगे. जैसे यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो आ रहा है वो एक रेक्टेंगल आ रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया निकाल दोगे, यू विल बी गेटिंग द इंपल्स. इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ग्राफ में भी लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ तुम्हें मिल गया. Now the area enclosed by the graph will again give you the impulse. लेकिन फिगर बदल गई, फिगर अब ट्राइंगल आ गई, तो ये एरिया जो है अगेन विल गिव यू द इंपल्स. लेकिन इस बार जो एरिया निकलेगा वो इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा. तो सिंपल सी बात तुम्हें ये ध्यान में रखनी है कि अगर ग्राफ से इंपल्स निकालना है तो एरिया इनक्लोज बाय ग्राफ एंड टाइम एक्सिस लेना है. तो यहां पे जब एरिया देखोगे तो रेक्टेंगल का होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ लगा देना, दिस इनटू दिस. और यहां पे अगर
इस तरह का ग्राफ दिया है तो एरिया निकालोगे इम्पल्स मिलेगा, लेकिन इस बार ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दोगे, यू विल गेट द एरिया इम्पल्स। फर्दर देखते हैं। ऑल्सो अभी हमने देखा था F इजिकल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, तो यहां से आ जाएगा F इंटू डेल्टा T इजिकल टू डेल्टा P। यहां से क्या मिला? F डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। बताओगे ये F डेल्टा T इज व्हाट? ये F डेल्टा T कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? यस, इम्पल्स। इम्पल्स। सो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाल दो तो वो इम्पल्स के ही बराबर होगा। तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक क्वेश्चन लिखो, a 10 gram moving body, 10 gram moving body is acted upon by a force of 10 Newton for 3 microseconds। ये माइक्रो पढ़ते हैं इसको, माइक्रो सेकेंड्स। फाइंड द इम्पल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी impulse and change in velocity of the body। So that simple question, you are given a body of mass 10 gram on which 10 Newton force is applied for 3 microsecond। 10 ग्राम की बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स 3 माइक्रोसेकंड के लिए एक्ट किया, तो इम्पल्स बताना है और वेलोसिटी में चेंज। तो इम्पल्स का फॉर्मूला तो यूज कर लो, F इंटू डेल्टा T। दो फॉर्मूले हैं इम्पल्स के, एक इम्पल्स होता है F डेल्टा T और दूसरा होता है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स दिया है 10 और टाइम दिया है 3 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स। 1 माइक्रो सेकेंड इज 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन सेकेंड। तो ये जो है इम्पल्स की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो अभी हमने तुम्हें बताया था इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। मास कांस्टेंट है,
v माइनस यू, और v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू इम्पल्स डिवाइडेड बाय मास। इम्पल्स को मास से डिवाइड कर दो, ये मास नीचे, यू विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी। इम्पल्स अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, और मास दिया है 10 ग्राम है। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी में एसआई यूनिट लोगे तो 10 टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। This is the change in velocity of the body. Any problem in this question? Yes, no? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ मशीन गन ऑफ मास 5 kg, अ मशीन गन ऑफ मास 5 kg fires 30 bullets, comma, each of mass 50 gram per minute, each of mass 50 gram, comma, per minute at a speed of 400 meter per second, at a speed of 400 meter per second, what force must be exerted to keep the machine gun in position?